युवाओं को मैंने काफ़ी जगह देखा है, जैसे बुरहानपुर में भी अभी एक इंसिडेंस हुआ था। एक 10th क्लास के बच्चे ने रिज़ल्ट खराब आने की वजह से सुसाइड कर लिया था। तो मैं सिर्फ़ उन्हें इतना ही कहूँगा कि अपने जिस तरह आप एजुकेशन फ़ील्ड के अंदर जब आपका रिज़ल्ट डाउन आता है, तो निराश ना होने की बजाय उसको पॉज़िटिव वे में लेते हुए उसको और किस तरह से बेहतर किया जा सके, उस तरफ और ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब के मंच से। जिस तरीके से हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र से एक युवा एंटरप्रेन्योर शांतनु पाटीदार जी से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पे। सर, आपका सफ़र जो बुरहानपुर से शुरू हुआ और अभी हमको बहुत खुशी हो रही है कि आप बुरहानपुर से इंदौर तक, इंदौर में आप एक यूपीएससी क्लास स्टार्ट किए। तो आपका जो ये सफ़र रहा, तो आपका बचपना कैसा गुजरा था, उसके बारे में हमारा दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, बात अगर बचपने की रही, तो बेसिकली मेरे फादर जो है फार्मर थे। और उसके बाद में एक बिज़नेस पर्सन भी थे, उनको देखते हुए मैं बड़ा हुआ। तो हमेशा से एक चाहत थी कि एक अपने भी जब अपन एक एज में आए तो एक बड़ा-सा बिज़नेस हो और सारी चीज़ें। और फिर मेरी बाद में जब मेरी मैरिज हुई, तो मेरी वाइफ़ को पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक था और पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थी। तो फिर मैंने एक ऐसी इच्छा थी कि उन्होंने भी यूपीएससी एग्ज़ाम्स क्लियर करनी चाहिए। बस एज इफ़ेक्ट है, उसपे 32 इयर्स मैक्सिमम होती है, फिर इतना समय नहीं था कि बाद में उनकी पूरी तैयारी हो पाए। फिर बाद में ऐसा सोचा कि अब फैमिली में कोई ना कोई तो आगे चल के किसी न किसी ने यूपीएससी क्लियर करना चाहिए। फिर मेरा बेटा हुआ, तो फिर एक मेरे पापा से जो एक चीज़ मैंने सीखी थी, घर में जिस तरह का माहौल होता है, बच्चे उसी तरह से ढलते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अब हमें भी एक यूपीएससी की कोचिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और बेसिकली मैं पॉलिटिक्स से भी जुड़ा था, समाज सेवी भी हूँ। तो अपने बुरहानपुर में यहाँ पे यूपीएससी के लिए कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। तो और जब इंदौर, उज्जैन और भोपाल, दिल्ली, कोटा, यहाँ पे बहुत मतलब कोचिंग्स के जो फ़ीस स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा हाई है। बुरहानपुर के लिए कई लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए अफ़ोर्डेबल नहीं है। मतलब करना बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन फ़ीस स्ट्रक्चर और वहाँ एक्सपेंसेस देख के अपना जो है फ्यूचर यहीं न कहीं खोज लेते हैं। तो उनके लिए फिर हम लोगों ने बुरहानपुर में एक लो बजट यूपीएससी क्लासेस स्टार्ट की। अब उसमें हुआ ये कि बुरहानपुर में अब यहाँ से सक्सेसफुली हम लोगों ने एक बच्चे से शुरुआत किया था, जिसमें हमने फैकल्टीज़ हायर की है कहीं दिल्ली और इंदौर से। शुरुआत की थी हमने 1 साल पहले, जो काफ़ी 1 साल बाद आज काफ़ी अच्छी हद तक सक्सेसफुल रही। अब हमने इंदौर में स्टार्ट किया है भंवरकुआं में, जहाँ पे उस सक्सेसफुल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जी सर। सर, जैसा आपको बुरहानपुर शहर एक छोटा शहर है जी। और वहाँ पर आपको बहुत सारी चुनौती आई होगी, कहीं न कहीं यूपीएससी एक हाई लेवल जी। एग्ज़ाम है, तो वो चुनौतियाँ कैसी रही? देखिए, अब धीरे-धीरे हम लोगों ने जैसे पोटेंशियल जनरेट किया यहाँ बुरहानपुर में, तो फिर एक बच्चे से शुरुआत की थी हमने। आज हमारे पास करीब 25 स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो है बुरहानपुर के अंदर है। अब फिर यहाँ से अब हम लोगों ने जब इंदौर की तरफ टर्न आउट किया, तो वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इंदौर में जो है यूपीएससी का हब है भंवरकुआं। फिर अब यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत तो कर दी है, अब देखते हैं आगे सक्सेस कैसी मिलती है। सर, जैसा कि मेरी टीम ने मुझे बताया कि आपका जो स्टार्टिंग हुई थी वो बुरहानपुर से हुई थी जी। और जहाँ पर आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला, लेकिन आप उसका नेक्स्ट लेवल इंदौर में आपने अपने ब्रांच यानी फ्रेंचाइजी आपकी ओपन करी, सॉरी वेंचर आपका ओपन करा। तो वहाँ पर आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है और आप किस तरीके से वर्क कर रहे हैं? देखिए, इंदौर जाने के बाद एक अनुभव ऐसा मिला कि वहाँ पे मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है। मतलब यूपीएससी, एमपीपीएससी के अलावा हम लोगों ने यूजीसी में भी स्टार्ट किया है, जिसमें नेट और जेआरएफ की भी प्रिपरेशन हम लोग करवा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब उसमें देखने में आया कि हमें बुरहानपुर में जब चल रही थी तब तो लोकल स्टूडेंट्स थे हमारे पास, लेकिन इंदौर पहुँचने के बाद में हमारे पास में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई जो जिलों से है, वहाँ से स्टूडेंट ने संपर्क किया
अब वहाँ से लगातार इंक्वायरीज आ रही है और हम लोग एडमिशन देके वहाँ पे प्रिपरेशन उनकी स्टार्ट कर रहे हैं। मीन्स कि आप जब बुरहानपुर से इंदौर पहुंचे तो अब इंदौर में आपको कहीं ना कहीं पूरे इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे आपको मिल रहे हैं। जी मध्य प्रदेश के ज़्यादा होंगे क्योंकि इंदौर में है। हाँ। और महाराष्ट्र से भी मिल रहे हैं, गुजरात से भी मिल रहे हैं। जी जी। सर, ऐसे कौन स्टूडेंट है जो ये प्रिपरेशन कर सकते हैं? देखिए इस यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना। लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले कई स्टूडेंट एस्पिरेंट्स जो है अपने 12th के बाद में ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। कई स्टूडेंट 10th क्लास के बाद में ही डमी कॉलेजेस, डमी स्कूल्स के अंदर एडमिशंस लेके एमपीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि इसके सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसको साल 2 साल में तैयारी संभव नहीं है। इसलिए इसको 4 से 5 साल लगातार अगर पूरी स्टडी प्रॉपर वे में की जाए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अगर की जाए, तो संभव है कि 5 साल बाद आप जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे तो उसका रिजल्ट जो है आपके फेवर में पॉजिटिव ही आएगा। सर, जब आप एज ए आप एंटरप्रेन्योर हैं और कहीं ना कहीं आप जब नई चीज़ कुछ शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी बोलती है कि ये फेल हो जाएगी, और ऐसी चुनौती कोई आपके सामने आई? एग्जैक्टली मेरे सामने आया था, क्योंकि इससे पहले यूपीएससी का बुरहानपुर में जब मैंने स्टार्ट किया था तब कोई स्कोप नहीं था, ना कोई इधर यूपीएससी को जानता था, ना कोई स्टूडेंट यहाँ पे पोटेंशियल जैसे एकदम जीरो था। तो कई लोगों ने मुझे, कई स्कूल्स के जो मेरे कांटेक्ट में है, कई प्रिंसिपल्स है, कई स्कूल्स ओनर है, जब उनके पास में गया था तो उन्होंने मुझे कहा था, बोले शांतनु सर आप आत्महत्या कर रहे हैं, बुरहानपुर के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट करके आपको मिलेगा लास्ट में जीरो। तो फिर मैंने सोचा था कि एक बार जब सोच लिया है कि करना है तो फिर कदम पीछे हटा के कोई मतलब है नहीं। और आज 1 साल बाद आज वो खुद मुझसे कहते हैं कि अब गलत वो थे, गलत मैं नहीं था। क्योंकि एक मैंने रतन टाटा जी का एक डायलॉग मैंने सुना था, मतलब उन्होंने एक लाइन कही थी कि वो डिसीजन लेते हैं उसके बाद में उसको सही करते हैं। डिसीजन गलत लेना या सही लेना वो एक अलग बात थी, लेकिन डिसीजन लेकर उसको सही करना, वो एक उनसे मैंने इंस्पायर होके अपना जो प्रोजेक्ट पूरा स्टार्ट किया था और उसको सक्सेसफुली आज 1 साल बाद आज इंदौर तक पहुंचाने में कामयाब रहा। कहीं ना कहीं जो सोसाइटी के मेंबर थे जो बोल रहे थे कि आप फेल हो जाएंगे, और उनको आपने रिजल्ट दिखाया कि आप अभी पूरे ऑल ओवर एमपी पे वर्क कर रहे हैं फ्रॉम इंदौर। एग्जैक्टली देखिए ये चीज़ होना ज़रूरी भी है, मतलब डीमोटिवेशन अगर आपको कोई अगर देता है तो उसको नेगेटिव वे में ना लेते हुए उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। मगर बस इतना है कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो आपका रास्ता सही होना चाहिए, इसमें किसी का अहित ना हो, इस बात का अगर ध्यान रखें तो 100% सक्सेस तो मिलती है। हाँ सर, इस क्षेत्र में आने के लिए आपको प्रेरणा किस? देखिए मैंने आपको बताया कि इस क्षेत्र में आने के लिए मुझे ये जो प्रेरणा स्रोत है मेरा बेटा, जो आज 3rd क्लास में है। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में भी माहौल इस तरह से बने जो जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि घर में जिस तरह से माहौल रहता है, जैसे इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है और कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनता है। तो अब मेरे घर में तो बेसिकली मैं पूरा फार्मिंग का एटमॉस्फेयर बचपन से रहा है, और मेरे पापा बिजनेसमैन भी रहे, तो मैं हमेशा से बिजनेस की ओर ज़्यादा टर्न आउट रहा हूँ। अब मैं चाहता था कि ऐसा कुछ फील्ड के अंदर कुछ तो फ्यूचर में चेंजेस आए। तो यूपीएससी का जो मेरे घर के अंदर पूरा माहौल है, तो आज फाइनली मेरा बेटा आज बोलता है कि मैं बड़ा होकर कलेक्टर बनूंगा। तो यही चीज़ को लेकर मैंने यूपीएससी की स्टार्ट किया है कोचिंग, और आज मेरे घर में पूरा जो तैयारी चलती है, मैं ज़्यादातर घर के अंदर बैठ के हम लोग नोट्स वगैरह बनाना है, वो सारी चीज़ें जो घर में बातचीत चलती रहती है यूपीएससी, एमपीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर, तो आज मेरा बेटा भी वही देख रहा है और वही सीख रहा है, और वो उसके दिमाग में बैठ चुका है कि बड़ा होके भी उसको इसी लाइन में आगे बढ़ना है। मीन्स कि अगर जैसा माहौल रहेगा बच्चे कहीं ना कहीं उसी Exactly. तरीके से बनेंगे। जी। अगर डॉक्टर के टाइप का माहौल है तो बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर के टाइप का माहौल है तो इंजीनियर जी। बनेगा। सर, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आप अपनी इस सफलता को, जो कि आप अभी पूरे इंडिया पे भी वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यूपीएससी यानी नेशनल लेवल एग्ज़ाम ही है, प्रीसीएस एग्ज़ाम है बहुत बड़ा, तो इस सफलता का श्रेय आप किसको देते हैं? देखिए इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय मेरी बीवी और मेरी माँ, इन दोनों के सपोर्ट अगर नहीं होता तो मैं कभी इसमें सक्सेस ना हुआ होता। मेरी माँ हमेशा से कहती थी कि मेरी माँ हमेशा से कहती थी कि बस शांतनु तू जो करता है सही करता है, मतलब कभी डिसीजन ले तो लेता है लेकिन फिर बाद में देखिए कई चीज़ें मैं हमेशा से कई सारे बिजनेस मेरे हुए जो फ्लॉप भी रहे,
मतलब मैं गिरा भी हूँ, फिर उठा भी हूँ। हमेशा मेरी माँ ने मुझे इंस्पायर की, मतलब इंस्पिरेशन मुझे उन्हीं से मिली है कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है हमेशा से। मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। कई सारे फेज़ देखे, उतार-चढ़ाव लाइफ़ के अंदर तो आते रहते हैं। लेकिन जो पॉज़िटिविटी जो मेरी मम्मी ने मेरे अंदर भरी थी, उसी चीज़ को लेकर मुझे तो ऐसा अपने अंदर ऐसी पॉज़िटिवनेस रहती थी कि मैं जिस फ़ील्ड के अंदर जा रहा हूँ, वो सही है और इसके अंदर 100% सक्सेस मिलेगी। तो कहीं न कहीं मेरी माँ हमेशा से इसके लिए इंस्पिरेशन मैं मम्मी को क्रेडिट देना चाहूँगा। सर एक और क्वेश्चन थोड़ा सा पर्सनल है कि आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण जिस जिस क्षण आप हताश हुए हो? एग्ज़ैक्टली, मतलब जब स्टार्ट हम लोगों ने किया था, तब स्टार्टिंग में 3 से 4 महीना तो मुझे अपने डिसीज़न पे एक तरफ से लग भी रहा था कि कहीं न कहीं मैंने डिसीज़न गलत ले लिया। लेकिन एक भरोसा था कि सक्सेस ठीक है, 2-3 महीना ही हुआ है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। लेकिन मतलब स्टार्टिंग में ही मुझे डिसअपॉइंट हुआ था मैं, जब स्टूडेंट जब यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो देखने के बाद में जब मुझे 1 बच्चे को 2 बच्चा, आप जब महँगी-महँगी फैकल्टीज़ लाके अगर उनके सामने पढ़ा रहे हैं और आपको फिर वहाँ से रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट तो होगी। तो ऐसे ही मेरे साथ में स्टार्टिंग में 3 से 4 महीना हुआ था। फिर बाद में जब माउथ पब्लिसिटी होते-होते 1 बच्चा, 2 बच्चा हुआ, फिर बाद में धीरे-धीरे करते-करते आज 20 से 25 एस्पिरेंट्स अपनी कोचिंग में हैं। तो बाद में धीरे-धीरे डिसअपॉइंटमेंट जो है दूर होती चली गई। मीन्स कि जब आपने हताशा को देखा लेकिन आपने हार नहीं मानी हार नहीं हुआ। और वहीं टिके रहे जिस कारण से आज आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा पाए। एग्ज़ैक्टली। सर एक छोटा-सा मैसेज देश के युवाओं को। देखिए युवाओं को मैंने काफ़ी जगह देखा है, जैसे बुरहानपुर में भी अभी एक इंसिडेंस हुआ था। एक 10th क्लास के बच्चे ने रिज़ल्ट खराब आने की वजह से सुसाइड कर लिया था। तो मैं सिर्फ़ उन्हें इतना ही कहूँगा कि अपने जिस तरह आप एजुकेशन फ़ील्ड के अंदर जब आपका रिज़ल्ट डाउन आता है, तो निराश ना होने की बजाय उसको पॉज़िटिव वे में लेते हुए उसको और किस तरह से बेहतर किया जा सके, उस तरफ और ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोज़ देखिए, यूट्यूब और गूगल पे काफ़ी सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं। वो सिर्फ़ बोलते ही नहीं, उनके शब्दों को अपने अंदर उतारिए। जो मोटिवेशन है, काफ़ी सारे लोग अपने सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होता है एक बच्चे के लिए अपने पापा। उनका स्ट्रगल देखिए, क्योंकि एक पिता ही होता है जो अपने बच्चे के लिए दिन-रात एक करता है, अपने पेट को मार के अपने बच्चों की तरफ ध्यान देता है, उनको बड़ा करता है। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माँ-बाप को कुछ नहीं समझते, लेकिन एक समय आने के बाद में उनको समझ में आता है कि ये माता और पिता की कीमत क्या होती है। जैसे मैं आज 2018 में मेरे पापा एक्सपायर हुए, लेकिन उनके जाने के बाद में मुझे उनके एक-एक वर्ड्स याद आते हैं कि वो जब मुझे सिखाते थे, तब मुझे कई बार ऐसा, अब एक युवा जो अपनी यूथ जब हम लोग होते हैं, तब हमें सबसे बड़े दुश्मन लगते हैं अपने माता-पिता। तो उस समय जो होता है एक सही गाइडेंस अगर उस समय जो मिलने देने वाला अगर हमें मिल जाए, तो हमारी लाइफ पार है। अगर उस समय वही एक एज होती है जो हमें गलत ट्रैक पे भी ले जाती है और वही एज होती है जो हमारी लाइफ की जो है सही लाइन पे आ जाती है। तो एक उस समय सही गाइडेंस अगर मिलने वाला होता है, तो आज ज़माने भर के मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आज यूट्यूब इधर-उधर अवेलेबल है। इधर-उधर की फ़िल्में, गाने, मौज-मस्ती से दूर होके अगर आप आधा घंटा अगर मोटिवेशनल स्पीच अगर आप बड़े-बड़े लोगों की देखें, सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे एक स्कूल है यहाँ पे मैक्रोविज़न, वहीं पे आनंद सर के अगर देखें, और फिर बाद में दृष्टि आईएएस है, जो दिल्ली के अंदर आज सबसे बड़ा ब्रांड बन चुकी है। उनके मोटिवेशनल दिव्य कृति सर, उनकी मोटिवेशन स्पीच अगर आप देखें, ऐसे कुछ लोगों की जो लाइफ में सक्सेस हो चुके हैं, उनके मोटिवेशन स्पीच अगर आप देखें, तो आपको निराशा कभी नहीं होगी और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा ये लोग देते रहेंगे। बिल्कुल सर। सर आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम सवाल कि आपको लीड लैब के मंच पर आने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, लीड लैब के मंच में जैसे यहाँ पे आसिफ सर के और आप लोगों का मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस मंच पे आके अपने सारे आपके जो सवालों के थे, उनके जवाब देने का मौका दिया। ये काफ़ी सराहनीय पहल है और मैं चाहता हूँ कि ये पूरे देश भर के अंदर ये अच्छी तरह से अपना प्लेटफ़ॉर्म सक्सेसफुली तरह से रन करे और इस तरह से जो एंटरप्रेन्योर और है इनके जो आइडियाज़ हैं, इनकी जो लाइफ़ जर्नी है, वो लोगों के सामने आए और लोगों को आपके माध्यम से प्रेरणा मिलती रहे। हमारी टीम को विश्वास है कि जो युवा एंटरप्रेन्योर है, वो कहीं न कहीं आपकी बातों से प्रेरणा लेंगे और अपने लाइफ में सफल होंगे। जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।